Hello, good evening to you all. This is me, C.H. Chiranjeevi Acharya, and today I am going to talk about this topic called loss of stock and loss of profit. ये टॉपिक आपके CA इंटरमीडिएट लेवल एंड CMA इंटरमीडिएट लेवल पे ग्रुप 1 में अकाउंटेंसी जो सब्जेक्ट है उसके अंदर का टॉपिक है एंड द वेटेज ऑफ दिस टॉपिक इज either 8 marks और 6 मार्क्स और इवन 4 मार्क्स। मतलब ये 4 से 8 मार्क्स के बीच में क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली। एंड एज द नेम सजेस्ट, इसका नाम है लॉस ऑफ स्टॉक एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट, राइट। लॉस ऑफ स्टॉक एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट, इसी वजह से इस चैप्टर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज लॉस ऑफ स्टॉक एंड अनदर इज लॉस ऑफ प्रॉफिट। And basically it talks about insurance claim when there is loss of stock and when there is loss of profit. So हम लॉस ऑफ स्टॉक को एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट को हम अलग अलग करके स्टडी करते हैं। तो पहले हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट लॉस ऑफ स्टॉक। सी होता क्या है, एक कंपनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटीज के लिए या मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज के लिए कुछ मटेरियल खरीदा है, रॉ मटेरियल खरीदा है या इवन फिनिश गुड्स खरीदा हुआ है, राइट। तो उसको आइदर वो डायरेक्टली सेल करने वाली है या फिर नहीं तो प्रोसेस करके फिनिश गुड्स बनाएगी एंड देन इट विल बी सेलिंग दैट गुड्स। तो ऐसे में इनको कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ स्टॉक हमेशा ही होल्ड करके रखना ही पड़ेगा। They will have to keep certain minimum amount of inventory all the time. And if they are holding inventory of certain value all the time, right, there is a risk of fire. आग लग सकती है इन्वेंट्री में एंड आग लगने की वजह से उनकी इन्वेंट्री को नुकसान पहुंच सकता है, नुकसान हो सकता है। सो इन दैट सिनेरियो ऑर्गेनाइजेशन खुद को सेफ पोजीशन में रखने के लिए उस किस्म के नुकसान के अगेंस्ट इंश्योरेंस ले सकती है। So against that kind of loss, an organization can go for taking insurance, right? So if an organization has taken insurance against the loss of stock and the loss happens due to fire, in that case, what is the amount of claim that a company should be filing with the insurance company and how that amount is to be calculated, right? That is what is the subject matter of discussion under this topic. So यहाँ पे I have tried to explain this concept with the help of an example, right? So I just want to explain you that example and आपको एकदम clarity आएगी with the help of this explanation. Let's say for example एक organization है जिसपे आग लग गया, आग लगने की वजह से उनकी स्टॉक को नुकसान हुआ एंड द डेट ऑफ फायर, किस दिन आग लगा? 01/09/2020, 1 सितंबर 2020। अब आग है वो तो कभी भी लग सकता है ना, बट फिर भी कन्वीनियंस के लिए मैंने यहाँ पे 1 सितंबर 2020 कहा, राइट। तो इस सिचुएशन में अब आप लॉस ऑफ स्टॉक उस दिन कितना का सामान था और कितना नुकसान हुआ, हाउ आर गोइंग टू कैलकुलेट। तो उसके लिए फर्स्ट स्टेप दैट यू हैव टू डू, अब ये है आग लगा किस दिन? 01/09/2020। ये करंट ईयर मतलब 2021, प्रीवियस ईयर दैट इज 2021 या फाइनेंशियल ईयर। प्रीवियस ईयर बोलेंगे तो ये थोड़ा प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर वाला टैक्सेशन वाला कॉन्सेप्ट आपको लगने लगेगा। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर, लेट अस से फाइनेंशियल ईयर। So financial year is 2020-21, right? तो 2021 तो अभी हमारा बीता ही नहीं है ना, कंप्लीट ही नहीं हुआ है ना। तो एज अ रिजल्ट आपको इस साल की ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या है वो पता नहीं चल सकता। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सी व्हाट इज योर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो और ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन एज ऑन लास्ट ईयर।
तो हम देखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ऑफ प्रीवियस ईयर, दैट इज 2019 एंड 20, फाइनेंशियल ईयर 2019 एंड 20. So take a calculate gross profit ratio of that year, right? So इसके लिए क्या होता है कि you can actually find out this by referring the or by going through the trading account of that particular financial year, that is 1920. तो वो ट्रेडिंग अकाउंट देख के आपको अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पिछले साल का कितना था, तो पिछले साल का उन्होंने पक्का कोई इंफॉर्मेशन दिया होगा या फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया होगा, वो देख के आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ऑफ लास्ट ईयर इजीली, कैसे, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एनुअल टर्नओवर मल्टीप्लाइड 100% करके इजीली आ सकता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो. दैट इज द स्टेप 1, फाइंडिंग आउट द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो. नाउ स्टेप 2, एक बार ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आ जाने के बाद व्हाट इट इज दैट यू हैव टू डू, आपको देखना पड़ेगा पिछले साल के मुकाबले आपके करंट ईयर में कोई एक्सपेंसेस घटने की वजह से ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ रहा था क्या, या कोई सेलिंग प्राइस में इंक्रीमेंट आने की वजह से ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ रहा था क्या एज कंपेयर टू लास्ट ईयर. अगर ऐसा हो रहा है उसको बोलते हैं हम ट्रेंड एडजस्टमेंट. स्टेप 2, this is step 2. So if anything like that is happening, either your gross profit ratio is increasing or decreasing as a result of any changes in the amount of expenses and income in the current year, you'll have to adjust the last year gross profit. You have to adjust the last year gross profit and find out the what gross profit ratio you could have earned in the current year. I repeat again, पिछले साल की लास्ट ईयर की ग्रॉस प्रॉफिट में जो भी इंक्रीज और डिक्रीज होना होगा करंट ईयर का, उसको एडजस्ट करते हुए यू फाइंड आउट वो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जो आप करंट ईयर में ऑन कर सकते थे या कर सकते हो, दैट आप बोल सकते हो उसको एडजस्टेड ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ऑफ करंट ईयर, एडजस्टेड ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ऑफ करंट ईयर, राइट. सो बेस्ड ऑन दैट here you can say कि step 2 में adjust for the trend in expenses income in current year as compared to last year for finding out adjusted GP ratio. मतलब प्रीवियस ईयर के मुकाबले करंट ईयर में जीपी रेशियो कितना, वो. स्टेप 3, अब आपको करंट ईयर में जीपी रेशियो कितना हो सकता है या हो सकता था वो पता चल गया, राइट. नाउ स्टेप 3 में आप क्या करोगे, आप अब मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे. अब ये मेमोरेंडम वर्ड क्यों यूज किया या मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब क्या होता है. मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब ये होता है कि ये अकाउंट आप बना रहे हो टू मीट द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ फाइंडिंग द क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन द डेट ऑफ फायर, राइट. मतलब ये मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बना के आपको क्लोजिंग स्टॉक पता चल जाएगा एज ऑन द डेट ऑफ फायर, और सिर्फ इतना ही मकसद के लिए बनाया जाता है. ये मकसद पूरा हो जाने के बाद ये मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट को आप अगर हटा भी देते हो, इसको क्या बोलते हैं, मतलब डिस्ट्रॉय भी कर देते हो, या ये रिकॉर्ड में नहीं भी होगा, so it is not going to affect your regular books of accounts. Means this is not a part of your regular books of account, hence the word is used memorandum trading account. And you'll have to prepare this kind of memorandum trading account from the beginning of current year till the date of fire, that is जैसे आग लगाए किस दिन 01/09/2020, so you'll have to prepare it from 01/04/2020 to 31/08/2020, that is for 5 months period. 5 महीने की पीरियड को बेस बनाते हुए you will be preparing this memorandum trading account, जहां से आपको closing stock value as on the date of fire मिल सकता है. So this will give you physical value of closing stock, right. फिजिकल वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेटेड एट कॉस्ट. एक चीज ध्यान दो, यहाँ पे हमें एक्चुअली इंश्योरेंस कंपनी से जो पैसे मिलने वाले हैं ना, इंश्योरेंस कंपनी से एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द गुड्स लॉस्ट इज टू बी रिसीव्ड बाय यू. एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द गुड्स
डिस्ट्रॉयड और लॉस्ट। इसका मतलब क्या हुआ, अकाउंटिंग करते हुए आपने कोई स्टॉक की अंडर वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन, या कोई चीज को आपने इन अ सेंस कॉस्ट में ना दिखा के कोई और वैल्यू में दिखाया हुआ है, ऑल दोस थिंग्स विल हैव टू बी ब्रॉट डाउन एट कॉस्ट। इस टाइप के एडजस्टमेंट जो भी हुआ होगा उसको आपको कॉस्ट में लाना पड़ेगा, विल हैव टू बी ब्रॉट डाउन टू कॉस्ट, राइट। तो और दूसरी चीज, ये एक्चुअली गोडाउन में कितना सामान था उसको आपको फाइंड आउट करना है। यू हैव टू फाइंड आउट कि एज ऑन द डेट ऑफ फायर व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ स्टॉक दैट वाज देयर इन द स्टोर और गोडाउन। तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए क्या होता है कि वो सामान जो आपके गोडाउन में तो है, लेकिन आपने उसको बुक्स ऑफ अकाउंट पे वो सेल करके दिखा दिया हुआ है, या वो सामान जो आपके गोडाउन में आया ही नहीं है लेकिन आपने परचेज करके बुक कर दिया हुआ है, तो उस टाइप की चीजों को भी हमें एडजस्ट करते हुए फाइंड आउट करना पड़ेगा द वैल्यू ऑफ स्टॉक एट कॉस्ट एज ऑन द डेट ऑफ फायर, राइट। तो ये दो चीजें, गोडाउन में कितना सामान है एंड उस सामान का कॉस्ट कितना है, वो आपको पता चलेगा मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बना के। ये मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे ओनली फॉर द पीरियड beginning of the current year till the date of fire, here in this case 5 months। तो आग लगने के ठीक एक दिन पहले कितना सामान था वो आपको एग्जैक्टली यहां से मिल जाएगा। नाउ स्टेप 4 कैलकुलेशन ऑफ लॉस। आपको कितने का नुकसान हुआ अब वो पता करने की, मतलब दैट इज वी हैव टू फाइंड आउट दैट थिंग। तो उसके लिए यहाँ पे देखो, मैं अपने मन से एक फिगर दे देता हूं सो दैट आपको समझने में थोड़ा आसानी हो। मान लो आपने ये पॉलिसी जो ली गई है फॉर लॉस ऑफ स्टॉक, इट इज टेकन फॉर 80,000 रुपीज, राइट। पॉलिसी हैज बीन टेकन फॉर 80,000 रुपीज नाउ, and the value of stock as on the date of fire is 1 lakh rupees, right? If all goods are destroyed, then it is a situation of total loss. Please take a note of this thing. You have got a stock of 1 lakh as on the date of fire and all goods are destroyed, then this is the situation of total loss. So in this case, what is the claim to be made? आपके पॉलिसी ली गई थी 80,000 की और लॉस ऑफ स्टॉक हुआ 1 लाख की, what is the claim to be made? So it is going to be lower of policy amount or amount of loss of stock, lower of policy amount or the amount of loss of stock, that is 1 lakh or 80,000, whichever is less. So claim to be made is 80,000 rupees, whichever is less. 1 लाख की पॉलिसी था, 1 लाख की स्टॉक थी, 80,000 की पॉलिसी। पॉलिसी का मतलब क्या होता है कि मैक्सिमम इंश्योरेंस कंपनी आपको कितना पे करने वाला है। सो हियर इन दिस केस सिंस इट इज ऑफ 80,000, इंश्योरेंस कंपनी भले ही आपका 1 लाख का सामान नुकसान हुआ है वो आपको 80,000 रुपए ही पे करने वाला है। नाउ अनदर सिचुएशन, सेम वही है, यू हैव गॉट द वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी एज ऑन द डेट ऑफ फायर ऑफ 1 लाख, बट समहाउ आप 15,000 रुपए के सामान को बचा पाते हो। ये मतलब वही लॉस का ही कैलकुलेट करने का दूसरा सिचुएशन। पहले सिचुएशन में आपने 1 पैसे की भी वैल्यू ऑफ गुड्स को सेव नहीं कर पाए। सेकेंड सिचुएशन में यू आर सेविंग द गुड्स हैविंग अ वैल्यू ऑफ 15,000 rupees. So in this case, your loss of stock, you are getting a loss of stock of 85,000, and this is called partial loss. तो दो सिचुएशन, एक टोटल लॉस, दूसरा पार्शियल लॉस। नाउ हियर द क्लेम टू बी मेड, कितना क्लेम कर सकते हो, तो वही ऊपर वाला लॉस, लोअर ऑफ पॉलिसी अमाउंट दैट इज इंश्योर्ड वैल्यू और द अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक। तो पॉलिसी अमाउंट है 80,000 का, लॉस ऑफ स्टॉक है 85,000 का, दोनों में से जो छोटा अमाउंट है वो दैट इज 80,000। 80,000 रुपए इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा देगा। अब आप पूछोगे सर ये तो इससे पहले वाले केस में भी उतना ही दे रहा था, भले वहां पे 1 पैसे भी हम सामान सेव नहीं कर पाए थे, वहां पे भी 80,000 ही मिल रहा था और नीचे भी तो 80,000 ही मिल रहा है। सो व्हाट इज द डिफरेंस? यस, गुड क्वेश्चन। अब यहां पे डिफरेंस की बात करते हुए ये समझना पड़ेगा,
इन केस ऑफ अंडर इंश्योरेंस एंड पार्शियल लॉस, मतलब अंडर इंश्योरेंस का मतलब आपके पास सामान ज्यादा था, आपने इंश्योरेंस ही छोटा लिया, सामान ज्यादा था, आपने इंश्योरेंस ही छोटा लिया। इट इज समथिंग लाइक दैट, आप रेस्टोरेंट पे खाना खाने गए 10 लोग, लेकिन आपने खाना मंगाया 5 लोगों के लिए, तो जो 10 लोगों के बीच में 5 लोगों का खाना बटेगा, तो खाना तो पूरा 10 लोगों को मिल जाएगा, लेकिन उनका पेट भरेगा क्या? नहीं ना, अभी भी उनका 20-30% हर एक का पेट या हर एक का खुराक जो था वो तो कम ही रहेगा ना उससे। एग्जैक्टली क्योंकि यहाँ पे आपका टोटल लॉस तो टोटल स्टॉक तो सिक्योर्ड था ही नहीं। एज अ रिजल्ट क्या होता है कि आपको जितना भी नुकसान हुआ वो सारा अमाउंट भी आपको कॉम्पनसेशन के फॉर्म पे नहीं मिलेगा या इंश्योरेंस कंपनी नहीं देगा। वाई? इंश्योरेंस कंपनी ये बोलेगा क्योंकि आपके पास जितना भी सामान था वो सारा सामान सिक्योर्ड नहीं था। एज अ रिजल्ट मैं प्रोपोर्शनेट अमाउंट ही आपको कॉम्पनसेट करूंगा, एंड इसको बोलते एप्लीकेशन ऑफ एवरेज क्लॉज। एवरेज क्लॉज, average clause will be applicable in such a situation where there is a under insurance, situation of under insurance, and दूसरा चीज there is a situation of partial loss। मतलब आपने पॉलिसी भी छोटा लिया हुआ है एज कंपेयर टू द स्टॉक साइज, एंड आपका सारा सामान नुकसान भी नहीं हुआ, तो इंश्योरेंस कंपनी ऐसे सिचुएशन में भी फुल अमाउंट कॉम्पनसेट नहीं करती। वो बोलेगी कि क्योंकि आपका पूरा सामान सिक्योर्ड नहीं था तो वी विल बी पेइंग यू ओनली प्रोपोर्शनेट अमाउंट, कितना आपको मिलना चाहिए विल बी कैलकुलेटेड इन दिस मैनर यूजिंग दिस फॉर्मूला। लाइक इसके तहत क्या बोलता है, क्लेम टू बी मेड, मतलब इंश्योरेंस कंपनी के पास आप अपना क्लेम कितने का रेज करने वाले हो, उसके लिए ये एक फॉर्मूला याद रखना, लॉस ऑफ स्टॉक मल्टीप्लाइड बाय पॉलिसी अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू ऑफ स्टॉक। आपका स्टॉक कितने का था, टोटल 1 लाख रुपीज, जिसमें से कितने का आपको नुकसान हुआ, 85,000 रुपीज का। तो देखो लॉस ऑफ स्टॉक 85 मल्टीप्लाइड, पॉलिसी 80,000 की ली हुई है, नुकसान 85, पॉलिसी केवल 80,000 का, इसका मतलब छोटा पॉलिसी है ना, छोटा पॉलिसी है तो आपको अमाउंट या कंपनसेशन भी छोटा अमाउंट ही मिलने वाला है। लॉस ऑफ स्टॉक देखो 85,000 मल्टीप्लाई पॉलिसी अमाउंट 80,000 डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू ऑफ स्टॉक 1 लाख, तो कितना आया 68,000। तो ये एवरेज क्लॉज अप्लाई करने की वजह से ही आप कितने का ही लॉस को क्लेम कर पाओगे, 68,000। 68,000 का लॉस को ही आप क्लेम कर पाओगे विद द इंश्योरेंस कंपनी, एंड इंश्योरेंस कंपनी वुड agree with this amount and be ready to pay you this amount as your compensation. So ये है हमारा लॉस ऑफ स्टॉक। सिंपल है, 4 स्टेप में बताया हुआ है। सबसे पहले आप पिछले साल का जीपी रेशियो फाइंड आउट करो, फिर उसको करंट ईयर का जीपी रेशियो कितना होना चाहिए था उसको फाइंड आउट करने के लिए जो भी एडजस्टमेंट करना है वो एडजस्टमेंट करो, फिर मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बना के कितना वैल्यू का लॉस हुआ आपको स्टॉक का, या एज ऑन द डेट ऑफ फायर कितना वैल्यू का स्टॉक आपके पास पड़ा था वो फाइंड आउट करो। वैल्यू का मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स, ठीक है, कॉस्ट ऑफ स्टॉक, उसमें जो भी एडजस्टमेंट करना होगा वो जो भी आपका दिया होगा यू कैन डू दैट, राइट। एंड उसके बाद लास्टली आपने लॉस को कैलकुलेट किया कि कितना सामान आपको नुकसान हुआ था। जैसे एग्जांपल यहीं भी देके समझाया हुआ दोनों चीजें। सो इसका बेटा अब हम एक क्वेश्चन जो है कैसे सॉल्व किया जाता है या कैसे सॉल्व करते हैं उसको वो देख ले, तो वो ज्यादा बेटर क्लैरिफिकेशन दे पाएगा। ये देख लीजिए, देखिए ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें एक्सप्लेन करता हूं, फिर हमारा ये लॉस ऑफ स्टॉक जो है वो और ज्यादा क्लियर होगा आप लोगों के लिए। ऑन 20 जुलाई 1991 the godown and business premises of a merchant were affected by fire and from accounting records salvaged the following information is made available to you. 20 July 1991, please take a note of this thing, 20 July 1991, this is the date of
fire. Stock of So, on 20 July 1991, the godown and business premises of a merchant were affected by fire, and from accounting records salvaged, the following information is made available to you. Stock of goods at cost on 1st April 1999, 1 lakh. And stock of goods at 10% lower than cost as on 31st March 1991, 1 lakh 8,000. Matlab, you can say that 1st April 1990 is a opening date of previous last year, and 31st March 1991 is a closing date of last year. Means last year means 1990 and 91. Purchases of goods from 1st April 1990 to 31st March 1991. Matlab last year purchases, sales for the same period, 6 lakh. Purchase less return for the period from 1st April 1991 to 20 July 1991. This is a this year, current year purchase, 1,40,000. Sales less return for the above period. In this very period, that is 1st April 1991 to 20 July 1991. In this very period, sales less return is 3,10,000. Sales up to 20 July 1991 included rupees 40,000 for which goods had not been dispatched. Yeah. Sales up to 20 July 1991 included 40,000 for which goods had not been dispatched. 40,000 goods had not been dispatched, right? Even though this is already recorded as sales. Purchases up to 20 July 1991 did not include 20,000 for which purchase invoices had not been received from suppliers, though goods have been received at the godown. 20,000 का ऐसे सामान है करंट ईयर में जिसके अगेंस्ट हमें कोई इनवॉइसेस तो नहीं मिला हुआ है, लेकिन ये सामान आपके गोडाउन में आ चुका है. Goods salvaged from the accident were worth 12,000 and these were handed over to the insured. मतलब goods saved due to fire was rupees 12,000 rupees and these were handed over to the insured. Ascertain the value of claim for loss of goods and stock which could be preferred on the insurer. तो आपको इंश्योरेंस क्लेम कितना करना चाहिए फॉर द लॉस ऑफ गुड्स या स्टॉक हियर इन दिस केस, दैट इज द क्वेश्चन. तो वही जैसे मैंने बताया कि आग लगने की वजह से यहाँ पे स्टॉक डैमेज हुआ है और क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने का क्लेम फॉरवर्ड करें. तो उसके लिए मैंने क्या बोला, सबसे पहले आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा व्हाट इज द डेट ऑफ फायर. व्हाट इज द डेट ऑफ फायर हियर इन दिस केस, दैट इज 27/1991. तो 27/1991 का मतलब क्या हुआ, प्रीवियस ईयर इज 1st April 1990 to 31st March 1991. That is the last year, right? उस पीरियड का मेरा जीपी रेशियो कितना होता है, लेट मी फाइंड आउट दैट. उसके लिए स्टॉक ऑन 1st April 1990 1 lakh. Stock of goods at 10% lower than the cost as on 31st March 1991. 10% lower than the cost as on 31st March 1991. 1,08,000 जो दिया हुआ है वो आपका, आप कह सकते हो कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर का क्लोजिंग स्टॉक है. And that is shown at 10% lower than its cost, means that is a 90% of cost. So you can find out what is 100%. Right. Purchases of goods for the year from 1st April 1990 to 31st March 1991, 4,20,000. Sales for the same period, 6 lakh. Purchase less return for the period from 1st April 1991 to 20th July 1991, 1,40,000. Right. So यहाँ पे पिछले साल का जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है ना, ये 1,08,000 एंड ये परचेज 4,20,000, सेल्स फॉर द सेम पीरियड. ये चार चीजों को लेते हुए वी विल हैव टू प्रिपेयर लास्ट ईयर ट्रेडिंग अकाउंट सो दैट वी कुड फाइंड आउट द जीपी रेशियो. 1990 मतलब यहाँ पे you'll have to find out GP ratio of the last year, that is 1990-91. So you'll have to prepare trading account for the year ending 31/3/1991.
देखो वहां पे ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ था फॉर द ईयर 31/3/1991 ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है देखो 1,04,26 लाख 1 lakh opening stock, sales 6 lakh, purchases 420. What is the value of closing stock? 1,08,000. And that 1,08,000 is after deduction of 10% on its cost. So if 1,08,000 is 90%, so what is the cost? 1,08,000 divided by 90%, that is 1,20,000. So hence your gross profit is 2 lakh. And gross profit ratio, this 2 lakh divided by 6 lakh, 33.33%. This is your gross profit ratio as per trading account of last year. In this gross profit ratio, you'll have to adjust any trend that is given in the current year. Here in this case, there is nothing like that. So just leave as it is. Adjusted gross profit ratio would also be 33.33% only. No adjustment required. After that, preparation of memorandum trading account. Now, memorandum trading account has to be prepared from 1st April 1991 to 20 July 1991. 20 July 1991. And for this matter, what was the closing stock last time? पिछली बार जो closing stock था कितना था 1,20,000. उसको अब आप ओपनिंग स्टॉक कह देंगे क्योंकि ये करंट ईयर है ना, शुरुआत हुआ 01/04/1991. तो प्रीवियस ईयर का एंड मतलब 31/03/1991 के दिन जो स्टॉक का वैल्यू था क्लोजिंग के फॉर्म पे, अभी वो ओपनिंग हो जाएगा ना. And there is a purchase less return of 1,40,000, right? And this purchase less return also includes one purchase for goods received but without invoice. मतलब ये 1,40,000 में एक ऐसा सामान भी है, सॉरी ऐसा सामान नहीं है, did not include 20,000 for which invoice had not been received from suppliers though goods have been received at the godown. मतलब 20,000 का ऐसा सामान है जिसके अगेंस्ट आपने सामान तो रिसीव कर लिया लेकिन इनवॉइस ही उसका आया नहीं. एज अ रिजल्ट आपने उसको परचेज करके रिकॉर्ड ही नहीं किया, बट गोडाउन में तो आ चुका था. एज अ रिजल्ट यू विल हैव टू रिकॉर्ड दिस हियर, राइट. तो आपने रिकॉर्ड कर लिया उसको. तो 1,40,000 प्लस 20 160. सेल्स कितना दिया हुआ है देखो, सेल्स दिया हुआ है 3,10,000 रुपीज. सेल्स सेल्स 6 लाख रुपीज दिया हुआ है. क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ था 1,08,000 रुपीज. सो उसको आप 90% उसको वो 1,08,000 अगर 90% है तो व्हाट इज 100% करके निकालो तो 120 ये आ गया. ग्रॉस प्रॉफिट 2 लाख. 2 लाख डिवाइडेड बाय 6 लाख मल्टीप्लाइड 100%. सो ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज 33.33. ये आ चुका है. तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट देख लो एक बार. तो आपका ये कितना हो गया 160, राइट. 1,20,000 ओपनिंग स्टॉक, 1,60,000 आपका परचेजेज, उसमें हमने 20,000 को ऐड कर दिया 140 पे. उसके बाद सेल्स कितना दिया हुआ है, इसी मतलब कितने महीना हुआ है ये 1/4/1991 टू 27/1991. तो ये हुआ आपका 3 महीना 20 दिन, 3 months 20 days. इस दौरान आपका परचेज सेल कितना था वो देखो. आपका सेल्स है 3,10,000 जिसमें से 40,000 ऐसा सामान है जिसको आपने डिस्पैच ही नहीं किया, मतलब इनवॉइस कर दी, डिस्पैच ही नहीं किया. तो मतलब ये सामान अभी गोडाउन में ही था. So this 40,000 cannot be considered as a part of your sales, hence deducted. 310 minus 40. Right. Now you already know what is your gross profit ratio. So if sales is 2,70,000 ratio, gross profit ratio is 33.33% on that. So 2,70,000 multiplied by 33.33, it is coming 90,000 rupees. Right. So if that is your gross profit, so what is your closing stock? तो बस बैलेंसिंग कर दो 120 प्लस
160 प्लस 90 370 माइनस 270, क्योंकि सेल्स में से 40,000 माइनस कर रहे हो क्योंकि वो सामान ऐसा है जो अभी तक आपने डिस्पैच ही नहीं किया। तो क्लोजिंग स्टॉक विल कम एज अ बैलेंसिंग फिगर टू द एक्सटेंट ऑफ 1 lakh rupees. So if closing stock is 1 lakh as on the date of fire, अब इसके बारे में क्या बोलता है क्वेश्चन देखो। तो वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन द डेट ऑफ फायर इज 1 लाख, आप उससे सैलरीज वैल्यू को माइनस कर दो, दैट इज 12,000 रुपए। सो फाइनली लॉस ऑफ स्टॉक कितना आया? 88,000। अब यहाँ पे ये पॉलिसी अमाउंट कितना है ये सब कुछ बोला नहीं है। आई अज्यूम दैट भी शायद पॉलिसी अमाउंट इससे ज्यादा होगा, हेंस होल ऑफ दिस लॉस इज टू बी claimed if the policy is for higher amount than the value of stock. यहाँ पे कंपेयर करने के लिए कुछ और दिया नहीं है, तो आई अज्यूम दैट कि ये पूरा अमाउंट एडमिसिबल हो जाएगा एंड यू कैन कैलकुलेट योर क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक एज 88,000 हियर इन दिस केस। कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है। पहले आपने जीपी रेशियो ऑफ लास्ट ईयर फाइंड आउट किया, फिर उसको उसमें एडजस्टमेंट किया, राइट? जो भी ट्रेंड वगैरह होगा, जो भी एडजस्टमेंट होगा, जो भी इंक्रीज इन ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, डिक्रीज इन ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, उसको एडजस्ट किया आपने। फिर आपने मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, जो कि बनाते हैं फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ करंट ईयर टिल द डेट ऑफ फायर। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, ग्रॉस प्रॉफिट भी आ गया। फिर आपने स्टॉक को कैलकुलेट कर लिया कि कितने का नुकसान हुआ था, कितना हम क्लेम कर रहे हैं, दैट्स इट। ये होता है लॉस ऑफ स्टॉक। ध्यान रहे, वही सामान जो गोडाउन से निकला या गोडाउन में आया इज टू बी कंसिडर्ड एंड ऑल गुड्स आर टू बी कंसिडर्ड एट कॉस्ट प्राइस, बिकॉज नुकसान हुआ है जो कॉस्ट का, आपके जेब से जो कैश निकला है वो नुकसान हुआ, न कि वो नोशनल अमाउंट, राइट? Now the next topic that I want to discuss today is loss of profit. Loss of stock देख लिया, अब loss of profit देख लो। What is the meaning of loss of profit? इसमें क्या होता है ना, आपने जैसे लॉस ऑफ स्टॉक में देखा कि लॉस ऑफ स्टॉक में आग लग गया, आग लगने की वजह से स्टॉक डैमेज या डिस्ट्रॉयड हो गया। एज अ रिजल्ट उस डैमेज या डिस्ट्रक्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी आपको इंश्योरेंस दे रही है, एंड इफ यू हैव टेकन पॉलिसी यू कैन क्लेम द अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक एंड गेट कंपनसेशन थ्रू इंश्योरेंस कंपनी, राइट? आग लगने की वजह से केवल स्टॉक डैमेज, मशीनरी डैमेज, बिल्डिंग डैमेज नहीं होता, उसके अलावा आपका नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन भी हैम्पर हो जाता है फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। लाइक पीपल विल फील स्केयर्ड टू कम टू दैट प्लेस ना, जिसमें अभी अभी हादसा हुआ है। और आपको भी तो अपने सामान, अपने स्टेशनरी, अपने जो भी आइटम्स वगैरह है, अपने ऑफिस, इन सबको अरेंज करने में थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा ना। तो ऐसे में क्या होता है, कुछ ना कुछ पीरियड के लिए तो डेफिनेटली आपका बिजनेस हैम्पर हो जाएगा। बिजनेस हैम्पर हो जाने का मतलब यू आर नॉट गोइंग टू मेक अ नॉर्मल अमाउंट ऑफ टर्नओवर और नॉर्मल अमाउंट ऑफ सेल्स दैट यू आर मेकिंग ऑन एन एवरेज सिचुएशन और ऑर्डिनरी सिचुएशन, but now you won't be making that kind of sales or that kind of generation of revenue, right? as and when or as and how there is the loss of business or profit due to fire or any other peril that has been defined in the contract between insurer and insured. So यहाँ पे peril word यूज किया हुआ है। peril का मतलब किसी भी टाइप का नेचुरल कैलामिटी हो सकता है, फ्लड हो सकता है, लैंडस्लाइड हो सकता है, इसी टाइप की और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है जिसकी वजह से आपके बिजनेस हैम्पर हो जाए फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो उस टाइप के बिजनेस में लॉस जो आता है दैट इज टू बी कॉम्पनसेटेड बाय एन इंश्योरेंस कंपनी। नोट, यहाँ पे लॉस ऑफ बिजनेस या प्रॉफिट को तब तक हम क्लेम के फॉर्म पे एडमिट नहीं कर सकते जब तक आपकी प्रॉपर्टी में वाकई में एंड रियल कोई डिस्ट्रक्शन या डैमेज ना हुआ हो। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, आग लगा, मेरे पूरी सोसाइटी में आग लगा
मेरा घर छोड़ के बाकी सबका घर जल गया, तो ऐसे में मैं एज अ बिजनेसमैन ये क्लेम नहीं कर सकता देखो मेरा पड़ोसी के घर पे आग लगने की वजह से मेरा भी बिजनेस डाउन हो गया, एज अ रिजल्ट मुझे भी इंश्योरेंस कंपनी से ये क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट या क्लेम फॉर लॉस ऑफ बिजनेस जो है इसके अगेंस्ट पैसे चाहिए। व्हाई? बिकॉज आई हैड इंश्योर्ड। नो, नहीं चलेगा। व्हाई? बिकॉज आपके खुद के प्रॉपर्टी में नुकसान नहीं आया है ना। खुद के प्रॉपर्टी में जब तक नुकसान नहीं आ जाता तब तक आप ये लॉस ऑफ बिजनेस या लॉस ऑफ प्रॉफिट का क्या बोले, एडवांटेज बोलू क्या बोलू, you won't be in a position to take any kind of relief against this loss of profit, right? तो इसके लिए भी देखो यहाँ पे एक सिचुएशन मैंने डिफाइन किया हुआ है, यही सिचुएशन को एक्सप्लेन करते हुए मैं चलूंगा कि आप कितना अमाउंट क्लेम कर सकते हो, क्या 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 अमाउंट क्लेम कर सकते हो। Let's say for example date of fire is 01/09/2020 1st September and it affected your business to the extent of 31/3/2021 months, means in term of period, in term of months it is 7 months. 7 months your business remain affected means जो ordinarily पहले सेल कर पा रहे थे अब वो सेल नहीं कर पा रहे हो, you are not able to sell in that manner, या पहले जिस हिसाब से आप अपने बिजनेस को रन करते थे उस हिसाब से आप रन नहीं कर पा रहे हो। व्हाई? बिकॉज देयर वाज अ फायर ब्रेकआउट, एज अ रिजल्ट आपके बहुत सारे एसेट्स में भी डैमेज हो गए, आपके रेगुलर कस्टमर जो थे वो बिखर गए, आपके अंदर भी एक डर बैठ गया, एंड यू आर नॉट एबल टू फंक्शन और परफॉर्म जस्ट लाइक अ नॉर्मल बिजनेसमैन और द बिजनेसमैन दैट वर परफॉर्मिंग, दैट वाज परफॉर्मिंग इन योर व्हाट इज दैट प्री एक्सीडेंट फेज, राइट, या प्री फायर फेज, या आग लगने से पहले के फेज में आप जैसे कर रहे थे वैसे आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, तो उसके अगेंस्ट इंश्योरेंस कंपनी आगे आके आपको बोलता है कि चलो इफ एनीथिंग लाइक दैट हैपेंस आई एम देयर टू टेक केयर ऑफ योर लॉस। तो क्वेश्चन इज दैट आग लगने की वजह से आपका बिजनेस सफर करेगा, नुकसान करेगा, तो इंश्योरेंस कंपनी कब तक वो नुकसान बियर करने को रेडी हो सकता है? मैक्सिमम पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। इट इज सेइंग समथिंग लाइक दैट कि मान लो कोई इंसान है उसको कोई बीमारी हो गई, तो क्या वो जिंदगी भर हॉस्पिटल में ही रहेगा क्या? बीमारी हो गई तो बीमारी हो गई, उसका थोड़ा इलाज चलेगा, तो उसके बाद 2 महीना 3 महीना 4 महीना 6 महीना 8 महीने के बाद कभी ना कभी तो वो बाहर आएगा ही ना। क्यों? पूरी जिंदगी कोई हॉस्पिटलाइज नहीं हो सकता। एक हट्टा कट्टा इंसान 30-35 साल का कुछ हो गया, मान लो भयंकर से भयंकर बीमारी हो गई, बट फिर भी वो पूरी जिंदगी तो हॉस्पिटल में नहीं बिता सकता ना। यू विल हैव टू कम आउट एंड यू विल हैव टू अर्न हिज ओन bread and butter, fight for his existence, fight for his survival. So is the case with company and organization also, कि उनके बिजनेस में एक बार आग लग गई, इंश्योरेंस कंपनी उनकी लॉस को कम करने के लिए 1 साल तक पैसे बियर करने को रेडी हो सकती है कि चलो आई विल बियर द एक्सपेंसेस, जो भी आपका नुकसान हुआ 1 साल तक मैं उठाऊंगा। उसके बाद भी अगर आप उठना नहीं चाहते हो तो दैट इज नॉट द लॉस ऑन द पार्ट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी ना, इट्स द लॉस ऑन द पार्ट ऑफ दैट businessman or person. Hence, the maximum period, which is called indemnity period, is 12 months, for which an insurance company can allow the businessman to register himself for compensation. So here is the first thing that you have to find out here. You have to find out, इसको भी स्टेप वाइज मैंने समझाने की कोशिश की है कि आप कैसे एक एक चीज को फाइंड आउट करते हुए आगे बढ़ते हो, and you ultimately come to a figure where you think that this is the amount of loss of profit or loss of business that I should be claiming with insurance company. Find out the gross profit ratio, right? Since the date of fire is 01/09/2020, your previous year is 2019-20, and for that year you have to find a gross profit ratio, and that gross profit ratio meaning थोड़ा अलग हो जाता है। यहाँ पे gross profit ratio का मतलब net profit plus insured standing charges multiplied by 100% divided by turnover of previous year, क्योंकि करंट ईयर आग जिस साल लगा उस साल का तो जीपी रेशियो आ ही नहीं सकता ना, क्योंकि ये साल तो कंप्लीट हुआ ही नहीं है, तो हमें प्रीवियस ईयर का ही जीपी रेशियो चाहिए। उसके लिए डेफिनेशन में नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस कहा गया। इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस का मतलब वो फिक्स कॉस्ट जो आपको
आग लगने के बावजूद भी अफेक्टेड पीरियड में भी देते ही रहना पड़ेगा, इससे आप छुटकारा या इससे आप बच नहीं सकते। लाइक रेंट, सैलरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, राइट, सैलरी ऑफ रिसेप्शन, सैलरी ऑफ एचआर टीम। ये ऐसे लोग हैं जिनका प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी से कोई वास्ता नहीं है। वहां पे प्रोडक्शन होता है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी होता है, कोई वास्ता नहीं है। इनको तो इनका पेमेंट देना ही पड़ेगा। बैंक से लोन लिए हो उस पर इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, राइट। सो दीज टाइप ऑफ एक्सपेंसेस आर एक्चुअली कॉल्ड स्टैंडिंग चार्जेस, मतलब फिक्स चार्जेस। इसको इंश्योर्ड करता है इंश्योरेंस कंपनी कि आई विल बी पेइंग ऑल दिस एक्सपेंसेस even if you don't generate even a single rupee of income, right? So again, after having found out this insured standing charges, and based on which, after having found out the amount of gross profit, now say you have found out the amount of gross profit ratio as 25%, you will have to adjust for any increasing or decreasing trend, if any, in the gross profit ratio during the current year. अब ये 25% पता लगाने के बाद इसमें कोई इंक्रीजिंग ट्रेंड या डिक्रीजिंग ट्रेंड जैसे इससे पहले के केस में था, उस चीज को आपको एडजस्ट करना पड़ेगा एज कंपेयर टू द करंट ईयर, इन कंपैरिजन विद द करंट ईयर, राइट। सेकेंड स्टेप इज दैट यू विल हैव टू फाइंड आउट द शॉर्ट सेल्स। शॉर्ट सेल्स का मतलब आपका आग लगने की वजह से बिजनेस में कितना आपने कम सेल किया। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में आप इसी 3-4 महीने, 5 महीने या 7 महीने के दौरान आप 10 लाख सेल्स करते थे, बट आग लगने की वजह से इस साल महज आपने 7 लाख का सेल किया। So if that is the case, then you can say that your loss of business is equivalent to 10 lakh minus 7 lakh, that is 3 lakh. तो ये एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे। सेल्स फॉर द पीरियड फ्रॉम 01/09/2019 to 31/3/2020, मतलब प्रीवियस ईयर करस्पॉन्डिंग पीरियड। जिस दिन आग लगा, ठीक आग लगने के बाद जब तक इफेक्टेड पीरियड था, जब तक उनका बिजनेस इफेक्टेड रहा, उसी पीरियड का टर्नओवर एग्जैक्टली पिछले साल कितना था, लास्ट ईयर। क्योंकि लास्ट ईयर को ही बेस बना के चल सकते हैं ना हम तो। से मान लो 2,50,000, इस पे आप अब करंट ईयर का इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ट्रेंड को एडजस्ट करो। फॉर एनी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ट्रेंड इफ एनी इन द करंट ईयर टर्नओवर, तो 10% से आपने इंक्रीजिंग ट्रेंड के लिए एडजस्ट कर दिया। तो 2,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 10%, दैट्स 25,000। सो स्टैंडर्ड टर्नओवर आपका इस इफेक्टेड पीरियड में कितना होना चाहिए था, 2,75,000। बट आपका है कितना एक्चुअल टर्नओवर उस पीरियड का, 2,75,000 कैन बी सेड एज इतना होना चाहिए था फॉर द इफेक्टेड पीरियड, राइट। अगर ये बिल्कुल नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में चल रहा होता तो, बट हुआ कितना, ओनली 80,000 रुपीज। हेंस देयर इज अ शॉर्ट सेल्स टू द एक्सटेंट ऑफ 1,95,000। दिस इज द शॉर्ट सेल्स, 1,95,000। थर्ड, तो ये ध्यान रहे, जिस टाइम आग लगता है उससे ठीक नेक्स्ट 12 मंथ के अंदर कितना इफेक्टेड पीरियड रहा बिजनेस, उतने इफेक्टेड पीरियड के टर्नओवर एग्जैक्टली इन द लास्ट प्रीवियस ईयर और लास्ट फाइनेंशियल ईयर, उसी करस्पॉन्डिंग पीरियड में कितना टर्नओवर था, एंड इस करंट ईयर के इस पीरियड में कितना टर्नओवर है, दोनों के बीच में जो गैप है, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट सेल्स। नाउ स्टेप थर्ड इज फाइंडिंग आउट एनुअल टर्नओवर। एनुअल टर्नओवर, आग लगने की वजह से मेरा अगले 1 साल तक, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी 1 साल से ज्यादा कंपनसेशन नहीं देता, अगले 1 साल तक, आग लगने के दिन से अगले 1 साल तक अगर आग नहीं लगा होता तो कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट मैं खुद जनरेट कर सकता था अपने लिए, कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट नहीं बोलूंगा, सॉरी, प्रॉफिट जनरेट कर सकता हूं मैं अपने लिए। तो उसके लिए आग लगा है, किस दिन आग लगा है, 1 सितंबर। तो 1 सितंबर 2019 जो है, हमें क्या देखना है कि इससे अगले 12 महीना में कितना मैं कर सकता था। तो उसके लिए क्या होता है कि हमें ठीक उससे 12 महीना पिछले देखना पड़ेगा।
हमें निकालना है एनुअल टर्नओवर का मतलब आग नहीं लगा होता तो अगले 12 महीने में मैक्सिमम कितना आप जनरेट कर सकते थे। तो उसके लिए बेसिस क्या, आग लगने से ठीक 12 महीने पहले का टर्नओवर कितना, दैट इज आग लगा था 01/09/2020 तो 01/09/2019 to 31/08/2020 ये 12 महीने का टर्नओवर। तो इसमें एक चीज ध्यान दो क्योंकि ये पीरियड ऐसा है 01/09/2019 to 31/08/2020 इट इज ब्रोकन अप इनटू 2 फाइनेंशियल ईयर्स दैट इज 1920 एंड 2021। तो इसमें प्रीवियस ईयर के मुकाबले करंट ईयर में अगर कोई इंक्रीज इन टर्नओवर हो रहा था या इंक्रीजिंग ट्रेंड या डिक्रीजिंग ट्रेंड था दैट आल्सो हैज टू बी एडजस्टेड इन द लास्ट ईयर फिगर ओनली। यही क्या हुआ यहाँ पे, since this turnover belongs to 2 financial year you may have to adjust for any increasing or decreasing trend if any in the value of turnover, like turnover from 01/09/2019 to 31/03/2020 ये x फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ ना इस पे 31/03/2020 पे 4 लाख उस पे मान लो 10% इंक्रीजिंग ट्रेंड था, यू एड इंक्रीज दैट इंक्रीजिंग ट्रेंड 10% 40,440। नाउ उसमें फिर से अब आपका इधर का इस साल का दैट इज 2021 का टर्नओवर 01/04/2020 to 31/08/2021 5 मंथ्स का टर्नओवर 280। तो फाइनली योर एनुअल टर्नओवर इज 7,20,000। 4 लाख रुपीज टर्नओवर फ्रॉम 01/09/2019 to 31/03/2020। उस लास्ट ईयर के टर्नओवर में ही हमने ट्रेंड एडजस्ट किया, फिर उसके बाद करंट ईयर के 5 महीने हैं इसके टर्नओवर कितना, तो फाइनली एनुअल टर्नओवर की मैच 7,20,000। यस, नाउ फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ऑन एनुअल टर्नओवर। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ऑन एनुअल टर्नओवर कितना आता है, तो जीपी रेशियो ऑन एनुअल टर्नओवर इज इक्वल टू 7,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 25%, क्योंकि 25% वाज योर जीपी रेशियो, राइट। सी 25% हमने ऐसे अज्यूम कर लिया, so 25%, 7,20,000 multiplied at 25%. So it is coming 1,80,000 rupees. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि शायद आग नहीं लगता ना तो अगले 12 महीने के दौरान आप मैक्सिमम 1,80,000 रुपीज तक तो कमा ही लेते, बना ही लेते, या आपका ऑन एन एवरेज इतना एक साल का इतना का नुकसान मैक्सिमम आपको बियर करना पड़ सकता है। अब इस 1,80,000 जो जीपी ऑन एनुअल टर्नओवर है उसका 2 यूजेस है। पहला यूजेस फॉर कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ, आग लगने की वजह से केवल आपका सेल्स का नुकसान, प्रॉफिट का नुकसान नहीं होता, आपके जेब से कुछ एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ सकता है, इसका भी नुकसान होता है, राइट। तो फॉर एग्जांपल आग लगने की वजह से आपके जेब से कितना जाएगा, दैट इज कॉल्ड एडिशनल वर्किंग एक्सपेंसेस। तो वो कितना अमाउंट अलाउ करेंगे उसके लिए भी वी विल कैलकुलेट दिस जीपी ऑन एनुअल टर्नओवर। सेकेंड थिंग इज दैट फॉर फाइंडिंग आउट आपने जो पॉलिसी लिया हुआ है वो ये अंडर इंश्योरेंस या ओवर इंश्योरेंस, अंडर इंश्योरेंस का सिचुएशन है या नहीं, ये फाइंड आउट करने के लिए भी वी विल बी यूजिंग दिस फिगर ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एनुअल टर्नओवर। एग्जांपल, लेट्स से ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एनुअल टर्नओवर इस केस में 1,80,000 आया, लेकिन आपने पॉलिसी फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट लिया हुआ है 1,60,000 का, तो आपने पॉलिसी लिया हुआ है 160, लेकिन आपकी मैक्सिमम लॉस आपको कितना हो सकता है 1,80,000। अगेन दिस इज द सिचुएशन ऑफ अंडर इंश्योरेंस, मतलब जितनी आपकी मैक्सिमम लॉस हो सकती थी आपने उससे भी छोटी पॉलिसी ली। इसका मतलब इंश्योरेंस कंपनी आपको पूरा कंपनसेशन तो नहीं देगा ना, क्योंकि सिंपल फंडा है, जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ पॉलिसी उतना ही ज्यादा प्रीमियम, तो आपने प्रीमियम कम करना पड़ेगा। इस चक्कर में क्या होता है, पॉलिसी छोटा लिया, जब पॉलिसी छोटा लोगे तो उसके अगेंस्ट आपको पूरा रिटर्न या पूरा इन सेंस लॉस कैसे इंश्योरेंस कंपनी आपको रिफंड करेगा, जितना भी नुकसान हुआ वो नहीं करेगा। हेंस यहाँ पे भी एवरेज क्लॉज अप्लाई होने के पूरे चांसेस हैं। सो देखिए बात आई कि एडिशनल वर्किंग एक्सपेंसेस कितना अलाउ करेंगे, तो वही है, दैट इज द कैलकुलेशन टू बी मेड इन स्टेप 4, कैलकुलेशन ऑफ एडिशनल अलाउबल वर्किंग एक्सपेंसेस। एडिशनल अलाउबल वर्किंग एक्सपेंसेस मतलब आग लगने की वजह से आपके जेब से कितना एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ा इन द फॉर्म ऑफ एडिशनल रेंटिंग ऑफ स्पेस,
एडिशनल रेंटिंग ऑफ मशीनरी, राइट, या थोड़ा सा वॉकमैन को थोड़ा सा हो सकता है कुछ नया वॉकमैन लाना पड़े, उनको ट्रेनिंग देना पड़े, कुछ भी हो इस टाइप से, जो कि आग या नया वर्क स्पेस उनको क्रिएट करो, नया कोई चीज उनको सिखाओ सो दैट वो कर पाए इन अ टाइम ऑफ पैंडेमिक। तो मे बी ड्यू टू दिस रीजन हो सकता है कुछ एडिशनल खर्चा करना पड़ जाए, तो वो खर्चा भी अलाउ करता है इंश्योरेंस कंपनी, एंड इट इज टू बी अलाउड एज लोअर ऑफ द बिलो 3। ये तीन में से जो सबसे छोटा अमाउंट होगा वो, जैसे एक्चुअल एक्सपेंसेस, कितना खर्चा करना पड़ा आपको एडिशनल वर्किंग एक्सपेंसेस के फॉर्म पे या आग लगने की वजह से, 25,000। सेकेंड, additional working expenses multiplied by GP on annual turnover divided by GP on annual turnover plus uninsured standing charges। सारे आपके खर्चे जो होते हैं फिक्स कॉस्ट, वो हो सकता है शायद इंश्योरेंस कंपनी बियर करने को रेडी ना हो, तो कितना उन्होंने बियर करने से मना कर दिया, दैट इज कॉल्ड अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। ये वो फिक्स कॉस्ट है जो इंश्योरेंस कंपनी इसको सिक्योर्ड या इसकी इंश्योरेंस नहीं कर रहा। तो मान लो यहाँ पे अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 20,000 रुपीज है, और हम जो एग्जांपल में ऊपर लिखते आए हैं उस हिसाब से आपका एडिशनल वर्किंग एक्सपेंसेस 25,000, जीपी ऑन एनुअल टर्नओवर 180 डिवाइडेड बाय जीपी ऑन एनुअल टर्नओवर 180 प्लस 20,000 अनइंश्योर्ड। तो ये कर रहे हो तो दिस इज कमिंग 22,500, मतलब एडिशनल वर्किंग एक्सपेंसेस 25 में से 22,500 अमाउंट अलाउड हो जाएगा। फॉर्मूला जैसे लिखा हुआ है इससे क्या पता चलता है, देखो ऊपर भी 1,80,000, नीचे भी 1,80,000 एंड दैट इज कॉल्ड जीपी ऑन एनुअल टर्नओवर। वो ऊपर नीचे दोनों जगह आ रहा है। नया चीज क्या है, अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस का मतलब वो 20,000 जो है वो, ये क्या कह रहा है इन अ वे, अगर वो अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस अगर आप नील कर दो ना, तो पूरा का पूरा एडिशनल अलाउएबल वर्किंग एक्सपेंसेस अलाउएबल हो जाएगा। नील करके देखो ना, वो 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 1,80,000 डिवाइडेड बाय 1,80,000, मतलब क्या हुआ, 25,000 ही अलाउएबल हुआ ना। 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 1,80,000 डिवाइडेड बाय 1,80,000, दैट इज 25,000। कहने का मतलब अगर आपका अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस नील है तो एडिशनल अलाउएबल वर्किंग एक्सपेंसेस पूरा कंप्लीट अमाउंट, टोटल अमाउंट अलाउ हो जाएगा। थर्ड, GP on turnover of affected period generated due to the additional working expenses। ये थोड़ा समझने वाली चीज है। आपने ये 25,000 का एडिशनल खर्चा किया ना, ये खर्चा करके आपने कितने का सेल्स जनरेट किया, या ये खर्चा नहीं करते तो कितने का सेल्स कम हो जाता, दैट इज व्हाट इज टर्नओवर जनरेटेड बाय द एडिशनल वर्किंग एक्सपेंसेस। इस केस में मान लो 35,000, उसमें ग्रॉस प्रॉफिट कितना, 25%, hence 8750। 25,000, 22,500, 8750, इनमें से जो सबसे छोटा वाला अमाउंट है दैट अमाउंट इज कॉल्ड एडिशनल अलाउएबल वर्किंग एक्सपेंसेस। हेंस अब स्टेप 5 आप क्या कैलकुलेट करोगे लास्ट में, क्लेम अमाउंट। तो क्लेम अमाउंट का मतलब देखो, आपका जीपी ऑन शॉर्ट सेल्स आया है सेकेंड नंबर पे, दूसरे पे आपका 1,95,000, gross profit on short sales 1,95,000 multiplied by 25%, that is 48,750। उसमें ये एडिशनल अलाउएबल वर्किंग एक्सपेंसेस को ऐड कर दो, इतना तो आपको सेल कम होने की वजह से नुकसान भुगतना पड़ा 48,750 का, और 8,750 आपको एडिशनल खर्चा करना पड़ा अपने जेब से, वो अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी देगा। तो 57,500 माइनस, कभी कभी क्या होता है ना, आग लगने की वजह से ना आपको कुछ सेविंग भी हो जाएगा, एज इन शायद वो होर्डिंग बोर्ड्स वगैरह लगा रहा था अपने ऑफिस के बाहर, आग लगने की वजह से अब देयर इज नथिंग दैट आई डोंट हैव टू पुट एनी होर्डिंग बोर्ड, सेविंग हो गई। आग लगने की वजह से, कि आग लगने से पहले क्या होता था, मैं यहाँ पे हाउस कीपिंग के स्टाफ को बुला के डेली सफाई वफाई कराता था, अब आग लगने की वजह से मतलब फ्लोर कुछ इस कदर खराब हुआ है कि उसको सिर्फ काम ही चला पा रहा हूं मैं, एंड आई एम नॉट हायरिंग एनीबॉडी, राइट, सेविंग हो गए, आई डोंट हैव टू पे एनीथिंग, चलेगा अब, राइट। तो हो सकते हैं इसी टाइप के कुछ छोटे मोटे खर्चे हो जो आपको अभी खर्चा ही नहीं करना पड़ रहा, व्हाई, बिकॉज नोबडी इज मतलब विजिटिंग यू, या यू डोंट हैव टू स्पेंड दैट मच ऑफ मनी, या स्पेंड करके भी कोई फायदा नहीं है।
तो सेविंग हो जाएगा। तो उस टाइप की अगर कोई सेविंग हो जाती है तो यू विल हैव टू डिडक्ट दैट अमाउंट। सो फाइनली दिस इज द अमाउंट ऑफ क्लेम अगेंस्ट द लॉस ऑफ प्रॉफिट, 55,000 रुपीज, राइट। अब यहाँ पे भी यही देखना पड़ेगा कि ये अंडर इंश्योरेंस है तो ये पूरा अमाउंट आपको इंश्योरेंस कंपनी देगा। अंडर इंश्योरेंस कैसे? जीपी ऑन एनुअल टर्नओवर एंड पॉलिसी अमाउंट, राइट। जो हमने चेक कर लिया था ऊपर, 1,60,000 आपका पॉलिसी लिया हुआ है, जीपी ऑन एनुअल टर्नओवर ही 1,80,000 आ रहा है। सो अगर ऐसा है तो अगर अंडर इंश्योरेंस है तो एवरेज क्लॉज अप्लाई होगा, एंड एवरेज क्लॉज अप्लाई हो गया तो लॉस ऑफ प्रॉफिट वुड बी loss of profit during the period multiplied by policy amount divided by gross profit on annual turnover. 55,000 multiplied by 1,60,000 divided by 1,80,000, that is 48,889. This is the claim against the loss of profit. See, step wise है, कुछ भी नहीं है, it's very easy actually. किस दिन आग लगा पहले वो फाइंड आउट कीजिए, किस दिन आग लगा पहले वो फाइंड आउट कीजिए। उसके बाद आप क्या करो, सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकाल लो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकाल लो, जिसका मतलब यहाँ पे नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टार्टिंग चार्जेस हुआ। शॉर्ट सेल्स निकाल लो, शॉर्ट सेल्स का मतलब कितना पीरियड इफेक्टेड रहा बिजनेस आपका आग लगने की वजह से, और ठीक उसी साल पिछले साल उसी पीरियड का टर्नओवर कंपैरिजन करके यहाँ पे ट्रेंड एडजस्ट करना पड़ेगा। दैट इज इस साल पिछले साल के मुकाबले बिजनेस अपवर्ड गोइंग था या डाउनवर्ड गोइंग था। Based on that you'll have to adjust and find the standard turnover। मतलब अगर affected period में कुछ नहीं हुआ होता तो इतना तो सेल्स होता है। तो शॉर्ट सेल्स फाइंड आउट करने के बाद एनुअल टर्नओवर फाइंड आउट कर लो। एनुअल टर्नओवर का मतलब आग लगने से ठीक 12 महीने पहले, मतलब आपको मैक्सिमम कितना बड़ा पॉलिसी लेना चाहिए था वो यहाँ से पता चलेगा। तो यहाँ पे आग लगा है 01/09/2020 2020। तो यहाँ पे एनुअल टर्नओवर का मतलब 01/09/2019 टू 31/08/2020, इस पीरियड का टर्नओवर, राइट। जो कि इसमें ध्यान दो, दो फाइनेंशियल ईयर आते हैं, तो एक तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर, एक तो करंट फाइनेंशियल ईयर। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कोई एडजस्टमेंट करना होगा उसके टर्नओवर में, तो यू हैव टू डू दैट एज वेल। एनुअल टर्नओवर आ गया, उसमें ग्रॉस प्रॉफिट निकाल दो जो हमने स्टेप 1 में निकाला था। फिर स्टेप 4 में कितना एडिशनल अलाउएबल वर्किंग एक्सपेंसेस, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी केवल ग्रॉस प्रॉफिट ऑन शॉर्ट सेल्स नहीं कंपनसेट करेगा, कितने का प्रॉफिट नुकसान हुआ वही कंपनसेट नहीं करेगा, उसके अलावा कितना आपका एडिशनली जेब से गया ड्यू टू फायर वो भी पे करेगा। तो वही एडिशनल अलाउएबल वर्किंग एक्सपेंसेस कितना अलाउ करेंगे वो निकाल लो। तीन चीजें, एक्चुअल अमाउंट, एडिशनल वर्किंग एक्सपेंसेस मल्टीप्लाइड बाय जीपी ऑन एनुअल टर्नओवर डिवाइडेड बाय जीपी ऑन एनुअल टर्नओवर प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। तो ये आ गया, ये 8750। फिर फाइनली क्लेम अमाउंट निकाला आपने। तो क्लेम अमाउंट निकालने के बाद यहाँ पे भी एवरेज क्लॉज अप्लाई होगा या नहीं होगा वो चेक करना। तो उसके लिए पॉलिसी अमाउंट एंड जीपी ऑन एनुअल टर्नओवर। छोटा पॉलिसी तो पूरा इंश्योरेंस कंपनी पे नहीं करेगा, वो ये बोलेगा ना आपका तो सारा प्रॉफिट सिक्योर था ही नहीं, इंश्योर्ड था ही नहीं, तो मैं पूरा अमाउंट क्यों पे करूं, प्रोपोर्शनेटली ही पे करेगा। तो देखो 55 का नुकसान, 55,000 के नुकसान में से 48,889 ही वो पे कर रहा है। That's it. Loss of stock and loss of profit, right? अब इसके बहुत सारे क्वेश्चन करते हुए और ज्यादा क्लैरिटी हमें मिल सकती है इससे रिलेटेड। बट दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप ऑल ऑफ यू लाइक दिस वीडियो लेक्चर, राइट। फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।